Surface of differential geometry is curve in space, osculating, normal and rectified planes, second Fermat formula, curvature torsion, circle of curvature of a sphere, curvature envelope, curves on surface, right? सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी है मतलब अपन जो कर्व है जितने भी हो सरफेसेस है, ठीक है, उन्हीं की स्टडी एक तरह से क्या कहलाती है, डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अलजेब्रिक ज्योमेट्री में क्या होती है कि अलजेब्रा एज ए टूल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन पढ़ा है उसमें हम अलजेब्रा यूज़ करते हैं। जो अलजेब्रिक ज्योमेट्री होती है ना वो बेसिकली पूरी एक सरफेस पे वर्क करती है, पूरे एक होल पे वर्क कर रही है अलजेब्रा, जबकि जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है वो एक स्पेसिफिक रीजन पे वर्क करती है, ठीक है। जैसे कि ये स्फीयर है, इसमें से एक प्लेन काट दिया मैंने, अब इस प्लेन का और इस स्फीयर का कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो फिर उन पॉइंटों पे वो बात कर रहा है। मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ अ स्मॉल पोर्शन एंड अलजेब्रिक ज्योमेट्री इज़ अ बिग वन ज्योमेट्री इन अ लार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस कर्व्स। यहाँ पे दो तरीके हैं जिनसे हम कर्व को एनालिटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। पहला तरीका तो ये है कि हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। टू सरफेस हमारी इक्वेशन ये हो गई एक्स वाई जेड वाली जीरो, एक ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड इक्वल टू दो सरफेस दोनों के इंटरसेक्शन से जो मिल रहा है हमें वो एक कर्व मिल रहा है, ठीक है। और अदर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म्स में भी हम कर सकते हैं कि एक्स वाई जेड किसी एक पैरामीटर का कोई फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से द रियल वैल्यू फंक्शंस ऑफ अ सिंगल पैरामीटर टी, ठीक है, और टी की वैल्यू ए से बी तक कुछ भी हो सकती है। सो हम उस स्पेस कर्व को है उसे वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर के फॉर्म में मतलब ये आर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है विद इसका पैरामीटर क्या है टी, ठीक है। तो आर इज़ अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ करंट पॉइंट ऑन द कर्व, राइट। ये आर किसका पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऐसा सूटता है कि ओरिजिन से हम इसकी डिस्टेंस ले रहे हैं इस पॉइंट की, तो ये इसका पोजीशन है, बता रहा है एक्स वाई जेड के साथ, टी इसका पैरामीटर है। अब बेसिकली कर्व क्या हो गया, लोकस हो गया उस पॉइंट का जो ओरिजिन से इस डिस्टेंस पे उसका लोकस कहाँ कहाँ वो मूव कर रहा है, पूरा कर्व हो गया। इसको अदर लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, कर्व क्या है कि लोकस है एक पॉइंट का जहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड आर अ फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर टी, ठीक है। व्हेन द कर्व इज नॉट अ प्लेन कर्व इट इज सेड टू बी द स्क्यू ट्विस्टेड और टॉर्टरस प्लेन, ओके। देखो फॉर स्पेस कर्व जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन होती है ना, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। लाइक इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स वाई जेड और ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी स्पेस कर्व को। आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ टी पैरामीटर हम एक दूसरे इंटरसेक्शन कर रहे हैं, मतलब ठीक है। अब इंटरसेक्शन करके हम इसे दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो एक्स वाई कर्व हो गया और एक वाई जेड कर्व हो गया, समझ आ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन फंक्शन ऑफ क्लास एम क्या होता है, तो एक रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब है कि एक इनपुट पे एक आउटपुट दे रहा है रियल, ठीक है। वो डिफाइन कर रहे हैं हम, एक इंटरवल दे दिया आई, ठीक है। उस इंटरवल को कि हम बोल रहे हैं कि उसकी क्लास एम है, तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ इट हैज़ अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑफ mth ऑर्डर एट एवरी पॉइंट ऑफ आई, मतलब आई का इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है उन सब में उसका डेरिवेटिव, जो हमें डेरिवेटिव मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कंटिन्यूस डेरिवेटिव मिल रहा है, और उस एम पॉइंट तक, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्लास एम। देखो जब कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल इनफाइनाइटली हो जाए मैनी नंबर्स पे, तो हम उसको बोलेंगे क्लास क्या हो गया उसका, इन्फिनिटी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। द फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक ओवर द इंटरवल आई इफ एफ इज अ सिंगल वैल्यूड, ठीक है, एंड कंटिन्यूस डेरिवेटिव भी है। एनालिटिक फंक्शन इज अ क्लास डब्ल्यू, सिंपली सी फंक्शन, ठीक है। ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो आर होता है इस डिफाइन ऑन इस इंटरवल में, और उस अगर डिफाइन है तो उसको रेगुलर बोलेंगे इफ़ डी आर बाई डी टी नेवर वैनिश ऑन आई, ठीक है। रेगुलर हम उस चीज़ को कब बोलते हैं कि वो कहीं पे भी वैनिश नहीं हो रहा हो,
the dy by dx, dy by dt, dz by dt never vanish simultaneously in I. The parameter t is called the regular parameter. तो इस रेगुलर पैरामीटर का ये मतलब है कि जिसका डिफरेंशिएशन है वो कहीं पे वैनिश नहीं हो रहा. पाथ किस चीज़ को बोल रहे हैं? ए पाथ ऑफ क्लास एम. क्लास एम का मतलब है कि उस इंटरवल के अंदर उस जितने भी पॉइंट है उन सब पॉइंट पे वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तो उस क्लास एम को इज़ अ रेगुलर वेक्टर वैल्यू फंक्शन ऑफ क्लास एम. मतलब इसका मतलब ये है कि आर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं हो. रेगुलर वेक्टर है क्लास एम का, मतलब वहाँ पे वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो उसको पाथ बोल देंगे. जैसे ये पाथ हो गया, यहाँ पे वो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है. इसका इंटरवल हो गया कि यहाँ से यहाँ तक इंटरवल है और उसके सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो उसका क्लास क्या हो गया? एम. ये है कि उस mth ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस है, उसके बाद का फिर ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर mth ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है. ठीक है, इक्विवेलेंट पाथ क्या होता है कि दो पाथ है मेरे पास, दो रास्ते हैं, उसको सेम क्लास का हम तब बोलेंगे, मतलब सेम उसको बोलेंगे कि उसका डेरिवेटिव उस पर डिफाइन हो रहा है. इफ़ देयर एग्जिस्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है वहाँ पे g ऑफ क्लास m, उसका भी क्लास क्या है? m, विच मैप i ऑन टू i2. ठीक है, मतलब एक फंक्शन अगर इस तरीके से मैप हो जाता है तो इक्विवेलेंट पाथ हो जाएगा. मतलब चेंज ऑफ पैरामीटर्स अ फंक्शन जो दो इक्विवेलेंट पाथ से रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं इसको? चेंज ऑफ पैरामीटर. जैसे इक्वेशन ऑफ कर्व हमने ये ली, इसका पैरामीटर u है, ये हो गया. ठीक है, अब हमने अगर इक्विवेलेंट पाथ है और उसका पैरामीटर t है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r बराबर आर टी. रेगुलर है, इसका मतलब क्या है कि इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है. पैरामीटर रेगुलर पैरामीटर होता तभी है जब वो ज़ीरो ना हो. एक्स मतलब होता है गोल गोल सीढ़ी. हेलिक्स की जो पैरामीटर की इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होती है: ए कॉस यू, ए साइन यू और सी यू. ठीक है, अब उसमें जो u है वो ज़ीरो से बड़ा है और पाई से छोटा है. ठीक है, निकाला, डेरिवेटिव नॉट ज़ीरो आ रहा है. ठीक है, हैंस u क्या हो गया? रेगुलर फंक्शन हो गया. फिर पैरामीटर चेंज कर दिया, t की वैल्यू डाल दी हमने, tan u डाल दिया, u बराबर tan इनवर्स जो भी है. तो इस टाइप के जो पैरामीटर होता है वो भी हेलिक्स का पैरामीटर है. अभी पैरामीटर ध्यान रख लो, a है, ठीक है, याद रहता है मेरे को. और ये कॉस वाला फंक्शन हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, 281 माइनस टी स्क्वायर एंड 2c tan इनवर्स t. जस्ट रिमेंबर इट. ओके, आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में जो भी लेंथ है उसको क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ. इसको रिप्रेजेंट, तो इक्वेशन ले ली हमने, कर्व की इक्वेशन है, आर बराबर आर टी, इस तरीके से लिख देते हैं. आर्क की लेंथ चाहते तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर डी टी. इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि आर डॉट का मतलब बेसिकली क्या होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन को रेफर कर रहा है डॉट. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी. आर डॉट का मतलब ये है डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स का डिफ्रेंशिएशन, वाई का डिफ्रेंशिएशन, जेड का डिफ्रेंशिएशन. इसको मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा. तो कर्व, आर्क ऑफ कर्व क्या हो जाएगा मेरा? ठीक है, आर्क ऑफ कर्व का मतलब है लेंथ ऑफ कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स. तो ये क्या हो जाएगा कि कितना उसमें चेंज आया है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ऐसे बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर और अंडर रूट. इस टॉपिक का यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू अ कर्व. वो कुछ नहीं कर रहा है, पी ए क्यू है. आप का पोजीशन वेक्टर आ रहा है, क्यू का पोजीशन वेक्टर हो गया आर प्लस डेल आर. देखिए डेल आर मतलब ये डिस्टेंस है, राइट. तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या है? जब ये इसी पे आ जाए बेसिकली, और कुछ भी नहीं है, थीटा tan इनवर्स थीटा ही तो टेंजेंट होता है. आर्क टे रेडियस ये होता है, थीटा इक्वल टू आर्क ऊपर रेडियस. तो इन्होंने वही किया है कि वो कोड पी क्यू आर्क उस पर आ जाएगी तो रेशो 1 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर है. इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डी आर अपॉन डी एस, राइट. मतलब कि सरफेस में जो चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में
इसकी पोजीशन किस तरीके से बदल रही है, वो इसका एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। डी आर बाई डी एस इज अ यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब आर रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स आई बाई जे जेड के, तो मेरे को क्या करना है बेसिकली, तो पोजीशन वेक्टर है। टी मेरा क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। किस रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कि सरफेस के रिस्पेक्ट में कितना आर चेंज हो रहा है, तो डी आर बाई डी एस बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो चेंज आ रहा है इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है एस के रिस्पेक्ट में, या वाई कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है एस के रिस्पेक्ट में, जेड कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये सारे क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। ताकि यूनिट है तो इन सबको मैग्नीट्यूड तो बंद होना ही है। इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा, डी एक्स बाई डी एस को डी टी बाई डी टी के फॉर्मेट में लिखा, स्क्वायर कर दिया। तो ये है कि उस टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जितना कर्व चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर, टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जितना एक्स चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर, प्लस टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर, प्लस टी पैरामीटर के जेड कितना चेंज हो रहा है उसका स्क्वायर। तो ये मतलब ये बराबर हो गया कि टी के रिस्पेक्ट में पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है वो बराबर है, और कर्व में कितना चेंज आ रहा है वो बराबर है। तो वो दोनों चीज़ आपस में क्या हो गई, बराबर। लेंथ का फॉर्मूला तुम जानते हो, टी नॉट से टी में कितना चेंज आया है ना। तो आर डैश का मतलब है ये कि अंडर इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली स्क्वायर करो, पहले उसका डिफ्रेंशिएशन करो, उसका स्क्वायर करो, देन सबका अंडर रूट निकाल लो, दैट एस। तो दैट इज़ आर्क ऑफ लेंथ। देखिए तुम्हारे सामने कि ये थोड़ा सा एलिप्स दे हाइपरबोला टाइप का है। एक्स की वैल्यू दे दी ए कॉस एच, हाइपरबोलिक फंक्शन है और जेड फॉर्मेट का है, नीचे कांस्टेंट भी दे रखा है। फ्रॉम द पॉइंट a00 टू द पॉइंट एक्स वाई जेड मुझे लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करनी है। मेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपर ए कॉस एच टी बाय साइन एच टी एंड जेड ए टी। सो टी बराबर दे रखा है तुम्हें, बेसिकली क्या करो, डिफ्रेंशिएट करते जाओ, उसका वैल्यू रखोगे तो ये मिल जाएगा लेंथ ऑफ आर्क कर्व। कैन डायरेक्टली रिमेंबर इट, राइट, बाय अपॉन बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज टेंजेंट लाइन, मुझे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट, मेरे को पता है कि जो मेरा पोजीशन वेक्टर है वो आ रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू पॉइंट से जितने डिस्टेंस है उसको, ठीक है, इतना मेरे को मालूम है। मेरे को ये टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, आर माइनस आर, ठीक है। अब वो पैरेलल है किसके, कि स्लोप में जो चेंज आ रहा है उसके तो पैरेलल हो गई। तो स्लोप में चेंज क्या होता है, मतलब कि ये जो आर वेक्टर है उसका टी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कि डी आर बाई डी टी उसके पैरेलल है। अगर तो इसको किस लगता है से लिख सकते हैं कि आर माइनस स्मॉल आर पैरेलल है लैम्डा आर डॉट के। आर डॉट क्या है मेरा, कि टी के रिस्पेक्ट में जितना आर में चेंज हो रहा है, कि डी आर बाई डी टी मेरा आर डॉट है। तो मेरी इक्वेशन ही बनी आर माइनस आर इक्वल टू लैम्डा आर डैश। तो मेरा जो आर डैश है वो यहाँ पे क्या है, डी आर बाई डी टी। तो ये मेरी एक तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, याद रख लो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आर इक्वल्स टू बिग आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस लैम्डा, और मेरी टेंजेंट में जो चेंज पोजीशन में जो चेंज आ रहा है कि आर डॉट, ठीक है। मतलब याद रखना ये सब, ठीक है। एक तरह से ये जो आर वेक्टर है उसका पैरामीटर के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है, स्लोप है एक तरीके से, स्लोप मान लो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और लैम्डा यहाँ पे स्केलर पॉइंट स्केलर पैरामीटर है। कार्टेशियन फॉर्म में अगर मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्मेट में होता है कि एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, तो हम जानते हैं। नीचे हम क्या करते हैं, उनका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं और बराबर करते हैं लैम्डा के, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है कि डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द टेंजेंट आर प्रोपोर्शनल टू दैट वन। ओके, देखो अगर हमारे पास दो कर्व दे रखे हैं, पहला कर्व F1 है, दूसरा कर्व F2 है, ठीक है, और एक्स वाई जेड के फंक्शन से पैरामीटर है ये। उसके बाद इसका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको और दो इक्वेशंस है, तो इनको सॉल्व करने पे बस क्या निकल के आएगा, ठीक है, मेरे पास ये निकल के आता है जो भी। तो ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन्स है टेंजेंट टू द कर्व
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, ठीक है। ओके, कुछ नहीं, ग्रामर रूल लगाया है। सो हम ये वैल्यूज़ तब पुट करेंगे जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखो, एक शो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व हुज इक्वेशन रेफर्ड एज रेक्टेंगुलर, ऐसे दे रखा है। तो मुझे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो वो इक्वेशन ये बनेगी मेरी y बराबर z माइनस एक्स इक्वल टू 0। का है 3t स्क्वायर 2t क्यूब। काम क्या करना है, x डॉट y डॉट z डॉट निकलना है, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तीनों का, ठीक है। cos थीटा निकाल लो, इसे काट दिया। अब डायरेक्शन कोसाइंस मेरे को पता है इनके प्रोपोर्शनल में होगी। एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस निकालना चाहते हो तो तीनों का प्रोडक्ट कर दो और मैग्नीट्यूड निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू डालते जाना उसमें। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे अपन सॉल्व करने पे। थीटा बराबर क्या जाएगा 5/4। रेक्टेंगुलर प्लेन का मतलब ये है कि इनका थीटा कितना है 5/4 को। एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। हेलिक्स इज लाइक दैट टाइप, पहले कॉस की फिर साइन की bt आता है, ठीक है। और मुझे कंप्लीट टर्न निकालना है हेलिक्स का। तो सबसे पहले तो ये आ गया क्वेश्चन इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा। एक्स में से पॉइंट्स घटा दो, नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते जाओ, लैम्डा लिख दो। और यहाँ पे लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स क्या हो जाएगा, ये 2π√a² प्लस b²। लेंथ ऑफ कर्व देख लो भाई, एक साइन इनवर्स t वाला है, इसमें t √1 माइनस t² है, और एक y की वैल्यू 2at² है। ये दीदी इसका आंसर डायरेक्ट याद रखो 4√2a t2 माइनस t1। बहुत ही आसान भाषा में ये है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उतना ऑर्डर हम बोलेंगे कि ये जैसे n ऑर्डर पे वो 0 नहीं हो रहा, तो बोलेंगे कि n पॉइंट कांटेक्ट है। या फिर हम बोलेंगे जैसे 3 पे वो 0 नहीं हो रहा डेरिवेटिव, तो हम बोलेंगे 3 पॉइंट कांटेक्ट है। या बोलेंगे कि 2 पे 0 नहीं हो रहा, तो बोलेंगे 2 पॉइंट कांटेक्ट है। ये कांटेक्ट तो फुल चलता है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर है वो एक लेस चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि 1 पे 0 हो गया, 1 डेरिवेटिव पे 0 है, तो इसका मतलब वो सिंपल 0 है, उसका ऑर्डर क्या है 0, और क्या है वो फर्स्ट ऑर्डर कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या है फर्स्ट, ऑर्डर क्या है 0, ये चीज़ याद रखनी है। और मान लो अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एक तो वन ऑर्डर है, ठीक है, और दूसरा टू ऑर्डर कांटेक्ट है ना, फर्स्ट ऑर्डर 2 ऑर्डर कांटेक्ट है। अब ये इन्फ्लेक्शन टेंजेंट ये चीज़ है, कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक कर्व को एक सरफेस पर मीट कर रही है, इस तरीके से मीट कर रही है कि 3 पॉइंट कोइंसिडेंट पॉइंट बना रही है। तो उसका मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। उसका मतलब सेकंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब उसका डबल डेरिवेटिव 0 नहीं है, उससे पहले के सारे डेरिवेटिव 0 हो रहे होंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं इन्फ्लेक्शन टेंजेंट टू द सरफेस एट दैट पॉइंट। बढ़िया सा क्वेश्चन दे दे तुम्हें, एक क्वेश्चन निकालने हैं प्लेन की जिसके 3 पॉइंट कांटेक्ट है ऑरिजन पे, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन दे दी कोई, एक t की पावर 4 में, t की पावर 3 में, t की पावर 2 में। उस क्वेश्चन में देखोगे लिखा हुआ है खास करके ऑरिजन, है ना, कि ऑरिजन, तो ऑरिजन से जाने वाले प्लेन के क्वेश्चन क्या होते हैं ax प्लस by प्लस bz, और x y z की वैल्यू मेरे को दे रखी है। मेरे को उसका करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 करना है, सॉरी 3 पॉइंट कांटेक्ट, इसका मतलब है जो थर्ड डेरिवेटिव होगा वो 0 नहीं होगा। डेरिवेटिव करते जाओ 3 टाइम्स, वैल्यू निकल जाएगी कुछ, a b c की वैल्यू निकाल दो और उस प्लेन में पुट कर दो। तो मेरे को प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है, अब x y z है, ठीक है, उनकी वैल्यू डाल दी, एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, एक इक्वेशन में 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया, 2 इक्वेशन मिली, थर्ड वाला तो 0 होगा नहीं, इसलिए थर्ड तक नहीं करेंगे, 2 तक करेंगे, ठीक है। जब कर दिए 2 तक, 2 इक्वेशन मिल गई तो ग्रामर रूल लगा दो, ग्रामर रूल लगा के इक्वेशन मिल जाएंगी।
अब भाई ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बोला है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन कुछ नहीं है। उस ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऐसा प्लेन है बेसिकली। ऑस्कुलेटिंग प्लेन उस पर पॉइंट है P, है ना? जैसे कर्व मान लो, उस कर्व पर एक पॉइंट है P और उसकी क्लास क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो 2 मान लो, 2 ऑर्डर, मतलब क्लास 2 होने का मतलब ये है कि उस ऑर्डर तक के डेरिवेटिव वहाँ पे कंटिन्यूटी रखेंगे और उसके बाद वाले ज़ीरो हो सकते हैं डेरिवेटिव, डिसकंटिन्यूटी रख लेंगे। ठीक है, तो अगर इक्वल टू है और ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से कम वाले तो कंटिन्यूस होंगे ही नहीं वहाँ पे। तो उसका मतलब क्या है कि 2 पॉइंट कांटेक्ट हो सकता है ना? तो फिर इज़ अ लिमिट हमको क्या करना है कि PQR 3 पॉइंट ले लिए मैंने कर्व के ऊपर। ठीक है, अब लिमिटिंग पोजीशन ऑफ अ प्लेन PQR व्हेन Q एंड R टेंड्स टू P। इसका मतलब है कि जो पॉइंट मैंने PQR लिए हैं, P पॉइंट फिक्स कर लिया और जो 2 पॉइंट उसके नेबर लिए हैं वो पड़ोसी भी एक तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं P पे ही। ठीक है, तो वो प्लेन मेरा क्या हो गया? ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो गया। तो उसके सारे पॉइंट, उसके नेबरहुड वाले सारे पॉइंट उसी प्लेन में एग्जिस्ट करने, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। इस हिसाब से तो ये है। ठीक है, इफ़ द कर्व सी इज स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, देन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज इनडिटरमाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन। तो अगर वो एक स्ट्रेट लाइन होगा तो हमें उसके नेबर्स नहीं निकाल सकते ना फिर। तो ये वो बोल रहा है कि उसको निकालना मुझे इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए वो जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है एक लाइन तो नहीं होता। फिर क्लास ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, मतलब जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव पॉसिबल है उतने ऑर्डर की क्लास हो जाएगी, है ना? अब किस तरीके से हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन की क्वेश्चन निकालते हैं? ठीक है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है। कुछ नहीं, यहाँ पे P पॉइंट है मेरा और ओरिजिन से जो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है? R। अब ये S0 कोई पोजीशन वेक्टर है, उसके रिस्पेक्ट में लिखा है, इसको पैरामीटर है S0। ठीक है, अब ये मेरी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ये पोजीशन वेक्टर हो गई P पॉइंट की R। ठीक है, अब ये पूरा कोई दूसरा पॉइंट है, उसका कंप्लीट S पॉइंट है मान लो कोई यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट प्लेन पे ये R है, इस R में से हम ये R घटा देंगे तो इसके ये मिल जाएगी हमको पोजीशन। तो जो ये वेक्टर जा रहा है मेरा टेंजेंट वेक्टर, इस टेंजेंट वेक्टर से उसका जो भी चेंज आ रहा है उसके कर्व में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ R एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ R, अगर वो सब एक ही प्लेन में हो रहा है चेंज वेंज, ठीक है, तो उनका कोई भी चीज़ प्लेन में कब होती है? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो? 0। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की एक इक्वेशन को। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है ना, फर्स्ट पॉइंट डॉट, फिर यहाँ पे R डैश क्रॉस R डबल डैश बराबर 0। इसका कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई ये पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी जो टेंजेंट चेंज हो रही है और उसका जो कर्व चेंज हो रहा है वो सब एक प्लेन में ही है। एक प्लेन होने का मतलब है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन हो जाएगा। 2 ऑर्डर तक ही क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका क्लास था वो 2 था, मतलब 2 ऑर्डर तक ही वो कंटिन्यूस है, उसके बाद वो कंटिन्यूस भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जो वेक्टर R डैश है और R डबल डैश है, ठीक है, वो लाई कर रहे हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन में। देयरफॉर जो वेक्टर R डैश है और R डबल डैश अगर उनका क्रॉस करते हैं तो वो क्या बनेगी? एक नॉर्मल बनेगी। किस पे? ऑस्कुलेटिंग प्लेन पे। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ नॉर्मल ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन, सो R डैश क्रॉस R डबल डैश इज़ अ नॉर्मल द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो निकालने हैं, इक्वेशन निकालनी है ऑस्कुलेटिंग प्लेन की इन टर्म्स ऑफ जनरल पैरामीटर T। समझ लो, देखो R डैश का मतलब ये होता है कि हम कर्व के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, dr बाई ds हो जाएगा R डैश का मतलब सिंपली। पैरामीटर फिर इंड्यूस करते हैं, उसके बाद हम इंड्यूस करने का क्या मतलब है कि dr बाई मतलब dt हमने इंड्यूस कर लिया ऊपर नीचे, और ये क्या बनता है? R डॉट और S डॉट। तो R डैश का बेसिकली मतलब ये है कि R
डॉट अपॉन एस डॉट, मतलब सरफेस जो मेरा कर्व है उसमें चेंज के साथ साथ मेरी जो पोजीशन है उसमें क्या चेंज आ रहा है वही आर डैश को रेफर कर रहा है बेसिकली। और आर ट्रिपल डैश बेसिकली क्या है कि आर डॉट और एस डॉट का भी डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, यही होता है। डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर इसको बोलते हैं। उसका बेसिक मतलब तो ये है, अगर टी इंड्यूस करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर डॉट और एस डैश का डिफ्रेंसिएशन टी के रिस्पेक्ट में और फिर टी का भी एस के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ओके, टोटल पैरामीटर्स की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। आर डॉट का क्या मतलब है, आर डॉट का मतलब है पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और क्रॉस आर डबल डैश इक्वल टू 0। देखो, इट कैन ऑल्सो रिटन एज आर माइनस आर डॉट, मतलब आर डॉट एंड आर डबल डॉट इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल प्लेन, सो रिमेंबर इट। ओके, ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल प्लेन। होता है कि देखो सेम 0 हो जाता है, आर डॉट बिकम्स 0। आई का अगर आई क्रॉस के साथ करवाओगे तो 0 ही आएगा। एक तो ये है कि जो वेक्टर बन रहा है हमारा आर डॉट और आर डबल डॉट का क्रॉस, वो नॉर्मल है ऑस्कुलेटिंग प्लेन के, पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन जो आर डॉट है इज़ अ नॉर्मल टू द नॉर्मल प्लेन, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन निकालना हो इन कार्टेशियन फॉर्म तो डायरेक्ट क्या करूँ, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड कर दूँ। एक बार डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स वाई जेड का, फिर एक्स वाई जेड का डबल बार डिफ्रेंसिएशन करना है इक्वल टू 0। ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक पॉइंट है P जहाँ पे आर डबल डैश 0 हो रहा है, कि वहाँ पे जो कर्व में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0 है, ठीक है। तो इस कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाए वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। एंड द टेंजेंट लाइन एट P इज कॉल्ड द इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। ओके, ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है इन्फ्लेक्शन, मतलब 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट। तो डबल डेरिवेटिव तो 0 हो गई। अगर 2 ऑर्डर का है तब तो सही है, 2 डेरिवेटिव। जब के ऑर्डर का आ जाए तो के लिख दो, यहाँ पे के डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट टी, एक्स बराबर ए कॉस टी, वाई बराबर ए साइन टी, जेड बराबर सी टी है। तो मेरे को क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कर दो। इसको सॉल्व करने में डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आंसर क्या आता है ना। साइन वाली टर्म पहले जाएगी, कॉस वाली टर्म माइनस में आ रही है, ए टी भी माइनस में पहुँच जाएगा, प्लस ए जेड इक्वल टू 0। ओके, चीज़ रट लो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन है ना, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है इन जनरल। इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट कर लो, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं है, आपकी सेकेंड फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल लाइन एंड नॉर्मल प्लेन क्या होता है। एनी लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज द नॉर्मल लाइन। ओके, so clearly in the 3-dimensional space there will be the infinite number of such normal lines. So what is normal plane? The plane through a point P perpendicular to the tangent at P. एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में एक पॉइंट है P, ठीक है, वो जिसके परपेंडिकुलर जितने भी टेंजेंट्स हैं उन सब की जितने भी नॉर्मल्स उस प्लेन के अंदर है तो वो नॉर्मल प्लेन हो जाएगा। सो द नॉर्मल प्लेन P इज़ अ लोकस ऑफ नॉर्मल लाइंस ऑफ कर्व एट P, मतलब लोकस एक तरह से जितने भी नॉर्मल लाइंस हैं उनका। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या होती है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन ये होती है, देखो सीधा सीधा आर माइनस आर याद कर लो तुम लोग डायरेक्ट, ये पोजीशन वेक्टर है मेरा आर माइनस आर, और अगर उसका डॉट करवा दिया जाए किससे, टेंजेंट में जितना भी चेंज आ रहा है उससे, यानी कि आर डॉट से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इक्वल टू 0, राइट। मैंने सारा कुछ रेफर नहीं करा, बस इतना रेफर कर रहा है कि ये उस प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, लाई कर रही है। नॉर्मल्स तो हैं ही, लेकिन सारे नॉर्मल्स में भी 3 नॉर्मल्स हैं जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे काम आएंगी। वो नॉर्मल कौन कौन सी है, एक तो प्रिंसिपल नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं एन कैप, बाइनॉर्मल जिसको हम बी कैप से बोलते हैं, ठीक है,
एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। ओके, तो दीज आर डिफाइन। कथा इस तरह से शुरू होती है। टेंजेंट प्लेन है, टेंजेंट लाइन मान लो, ये नॉर्मल है, ये बाई नॉर्मल है। अब जो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन। जो बाइनोमियल एंड टेंजेंट के बीच में है उसको बोलते हैं रेक्टिफाइंग प्लेन। एंड जो आपका बाइनॉर्मल एंड नॉर्मल के बीच में उसको बोलते हैं नॉर्मल प्लेन। समझ आया? ठीक है। अब ये देखो, ऑस्कुलेटिंग प्लेन मेरा ये, इसके परपेंडिकुलर क्या है? बाइनॉर्मल। ठीक है। अब नॉर्मल प्लेन है, उसके परपेंडिकुलर क्या है? टेंजेंट। रेक्टिफाइंग प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर कौन है? नॉर्मल। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। और ये तीनों एक साथ वेरी करती है, मतलब सर्कल वाली प्रॉपर्टी फॉलो करती है। सबसे पहले टेंजेंट, बाइनॉर्मल, देन नॉर्मल, ऐसे ही चलता है। ये सीक्वेंस है, टेंजेंट, बाइनॉर्मल, नॉर्मल, IJ K कैप है, सीधा सीधा। बस भी याद रखो कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन किस किस से मिलके बना होता है। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन मिलके बना होता है टेंजेंट से, नॉर्मल से। रेक्टिफाइंग प्लेन बन के, रेक्टिफाई मतलब बाइनॉर्मल एंड टेंजेंट, BT रेक्टिफाइड। एंड नॉर्मल प्लेन इज BN। दोनों नॉर्मल प्लेन से मिलके नॉर्मल बनता है, बाइनॉर्मल एंड नॉर्मल। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ टेंजेंट, प्रिंसिपल नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल। है कि डायरेक्शन कोसाइन टेंजेंट की क्या मान ली? N1 N1 N1। ठीक है। और प्रिंसिपल नॉर्मल की क्या मानी है? L2 M2 N2। बाइनॉर्मल की क्या मानी है? L3 M3 N3। साइकिल ऐसा होता है, पहले टेंजेंट, नॉर्मल, देन बाइनॉर्मल। उससे मैंने फिर ये एलिमेंट डिसाइड किए हैं, पहले टेंजेंट की, देन प्रिंसिपल नॉर्मल की, देन बाइनॉर्मल की। देखो कुछ नहीं है हमारे पास, क्या है? पैरामीटर ले लिया। आर्क ऑफ लेंथ का पैरामीटर तो ऐसे है। ठीक है। अब आर डैश बेसिकली ये होता है ना कर्व के रिस्पेक्ट में आर का डिफरेंशिएशन dr/ds। ठीक है। अब dr/ds होता क्या है कि एक्स का ds के रिस्पेक्ट में बाई कर्व, एस के रिस्पेक्ट में जेड का एस के रिस्पेक्ट में। ओके। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो कि इसको मैंने L मान लिया। ठीक है। यानी कि x1 जो भी है मेरा वो L1 है, y1 जो भी है वो मेरा M1 है। बेसिकली L1 का मतलब क्या है कि x का s के रिस्पेक्ट में, M1 का मतलब क्या है? बाई का s के रिस्पेक्ट में, और N1 का मतलब क्या है कि z का s के रिस्पेक्ट में। तो ये सब क्या है? मेरी DCS। अब एक चीज़ समझो, जो बाइनोमियल है, बाइनॉर्मल है, वो परपेंडिकुलर है किसके? ऑस्कुलेटिंग प्लेन के। ठीक है। ऑल्सो द वेक्टर R क्रॉस R डबल डैश इज नॉर्मल टू द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। समझ आया? मतलब ये वेक्टर तो नॉर्मल है इसके, और बाइनोमियल वेक्टर क्या है? इसका मतलब ये है कि बाइनॉर्मल इज अ पैरेलल टू कोई भी प्लेन के नॉर्मल इज नॉर्मल, मतलब उसके परपेंडिकुलर है वो। तो जो ये होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा? बाइनॉर्मल के। तो आर डैश का मतलब क्या है? मतलब एस के रिस्पेक्ट में आर चेंज होना और डबल बार चेंज होना, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो उस प्लेन के नॉर्मल है। तो वो जो नॉर्मल है मतलब बाइनॉर्मल के क्या हो जाएगी? पैरेलल क्या हो जाएगा? आर डैश आर डबल डैश। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? आर डैश क्रॉस आर डबल डैश और इनका मैग्नीट्यूड, मतलब बी इज इक्वल टू दैट, बाइनॉर्मल इज इक्वल टू दैट। ओके, रिमेंबर इट। तो समझने की जरूरत नहीं है, पर L3 M3 और N3 क्योंकि बाइनॉर्मल से रिलेटेड है कि कोसाइन से, तो किस तरह से रिलेटेड होता है? क्रैमर रूल लगाया XYZ में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख लो। N क्या होता है? व्हाट इज N? नॉर्मल। ओके, सो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द बाइनॉर्मल एंड टेंजेंट से जो प्लेन बन रहा है, यानी रेक्टिफाइंग जो प्लेन है उसके क्या है? परपेंडिकुलर है नॉर्मल। देख लो ना, रेक्टिफाइंग प्लेन है, टेंजेंट रहा, बी रहा, इसके परपेंडिकुलर ही प्लेन है, प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। इसके परपेंडिकुलर क्या है? एन बराबर की जगह बी क्रॉस टी।
हमने बी की वैल्यू भी निकाली थी बाई नॉर्मल, कैसे नॉर्मल की वैल्यू भी निकलेगी, सिंगल डबल आर डबल डैश कर देना हम तो, आर डबल डैश अपॉन आर डैश क्रॉस आर। देखो नीचे तो ए आर एक बार डिफ्रेंशिएशन क्रॉस आर दो बार डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ऊपर बी में तो ये रहता है, पर यहाँ पे आर डबल डैश आएगा खाली नॉर्मल में। इस तरह से जो एलिमेंट L2 M2 N2 है वो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश और जेड डबल डैश के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। पैरामीटर, अभी हमने पैरामीटर एस लिया था, जब पैरामीटर टी लेते हैं तो डॉट के रिप्रेजेंट पर एलिमेंट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स डॉट एस डॉट वाई डॉट एस डॉट जेड डॉट एस डॉट, ठीक है। फिर बाई नॉर्मल के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे भाई, L3 M3 N3, नीचे क्या करना है, एक सिंगल दो डबल, एक सिंगल दो डबल, एक सिंगल दो डबल, इस तरह कर लेना। रख लो भाई, एस डॉट स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर, एस सिंगल डैश डॉट एस डबल डॉट इक्वल टू एक्स सिंगल डॉट एक्स डबल डॉट वाई सिंगल डॉट वाई डबल डॉट जेड डबल डॉट। We are going to read the equation of principal normal and binormal. प्रिंसिपल टेंजेंट के इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, आर माइनस आर लैम्डा, फिर यहाँ पे आर डॉट आ जाता है। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे, आर इक्वल टू आर प्लस लैम्डा एन, नॉर्मल लगा दो। अगर मुझे बाई नॉर्मल की चाहिए, बाई नॉर्मल की निकाल दो, आर इक्वल टू आर डॉट म्यू बी, सिंपल बात। जिसके निकालनी उसके स्केल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और आर एक साइड तो शिफ्ट है लेफ्ट राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है कर्वेचर, टॉर्शन एंड स्क्यू कर्वेचर। पहली चीज़ से याद रख लो कि कर्वेचर रिलेटेड है टेंजेंट से, टॉर्शन रिलेटेड है आपका नॉर्मल से, ठीक है। देखो धीरे धीरे, सबसे पहले कर्वेचर क्या चीज़ है, कर्वेचर वो है कि टेंजेंट में हमारा जो भी चेंज आ रहा है वो क्या है, कर्व बनाता है, तो वही कर्वेचर है। इस समझ में आ, कर्व के रिस्पेक्ट में टेंजेंट में जो भी चेंज आ रहा है वो क्या होगा, कर्वेचर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से, ठीक है, कप्पा। अब यहाँ पे अगर कप्पा का हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगी। तो याद रखो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं 1 कप्पा। टॉर्शन क्या चीज़ है भैया, टॉर्शन ये चीज़ है कि बाइनॉर्मल, ठीक है, बाइनॉर्मल में जो चेंज आ रहा है कर्व के रिस्पेक्ट में वो क्या है हमारा टॉक, इसको टॉर्शन से रिप्रेजेंट करता है। टॉर्शन मतलब बाइनॉर्मल से रिलेटेड है, बाइनॉर्मल बाई कर्व के रिस्पेक्ट मतलब डी बी बाई डी एस, सीधी सी बात, ठीक है। कप्पा पूछे तो डी टी बाई डी एस टेंजेंट, टॉर्शन पूछे तो बाइनॉर्मल यानी कि डी बी बाई डी एस का मैग्नीट्यूड है वो कंप्लीट, ठीक है। और रेडियस ऑफ टॉर्शन कुछ सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ टॉर्शन को 1 टॉर्शन, सिग्मा इक्वल 1 टॉर्शन। इसकी कर्वेचर क्या है कि नॉर्मल के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि डी एस बाई डी एन, ओके, विच इज़ इक्वल टू √k स्क्वायर मतलब कप्पा स्क्वायर प्लस टॉर्शन स्क्वायर। ये बढ़िया है, इसकी कर्वेचर का फॉर्मूला है वैसा भी, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू डैश डी एस इक्वल टू √k स्क्वायर प्लस टॉर्शन स्क्वायर, कप्पा और टक्का टॉर्शन। The necessary and sufficient condition of a curve to be straight line is that कि कप्पा बराबर क्या हो 0 ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मतलब टेंजेंट वहाँ पे चेंज नहीं हो रही, सेम टेंजेंट है तो स्ट्रेट लाइन है। वही ये देख लो, सेरेट फर्नेट फार्मूला बहुत फेमस है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फंडामेंटल वेक्टर्स बोलते हैं इनको हम। फंडामेंटल वेक्टर्स क्या है, ये टेंजेंट नॉर्मल एंड बाइनॉर्मल, ठीक है। इसमें कुछ ये लेंथ ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो लेंथ ऑफ डेरिवेटिव किस तरीके से डिफाइन हो रही है आपकी, ठीक है। अभी तक हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा था, राइट, बाकी हमें कुछ पता नहीं है। अब मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव की बात करते हैं डायरेक्ट। तो डी टी बाई डी एस बेसिकली क्या होता है, कप्पा हम जानते हैं, कप्पा में नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, टेंजेंट के साथ नॉर्मल, ओके। अब उसके बाद डी बी बाई डी एस मेरे को पता है क्या होता है, टॉर्शन, टॉर्शन होता है लेकिन उसके साथ नॉर्मल एंटी चलेगी, बाई नॉर्मल के साथ नॉर्मल क्या चलती है, एंटी, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस एन मल्टीप्लाई। अब हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल की ही बात कर रहे हैं तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक साइड टॉर्शन ले लेना
एक साइड ले लेना कप्पा, दोनों को कर देना माइनस, ठीक है। और टॉर्शन के साथ उसका हमसफ़र कौन है, बी बाई नॉर्मल, और कप्पा के साथ उसका हमसफ़र टेंजेंट टी। तो ये 3 फॉर्मूला है, याद रखना है भाई। डी टी बाई डी एस क्या हो गया, कप्पा, कप्पा के साथ क्या है एन नॉर्मल, ठीक है। कप्पा नॉर्मल, डी बी बाई डी एस आया तो टॉर्शन नॉर्मल है, पर नॉर्मल इतना भी नहीं है, माइनस आएगा टॉर्शन के साथ। फिर उसके बाद है टॉर, तो वैसे भी नेगेटिव एनर्जी लेके आता है, ठीक है। तो लेकिन जब आप नॉर्मल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हमें टॉर्शन माइनस कप्पा करना है, पहले टी फिर के, ठीक है। फिर टीक, लेकिन उनके हमसफ़र रहेंगे बी और टी, ठीक है। फाइनाइट फार्मूला भी इसी को बोलते हैं। और भैया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में निकाले। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसका निकालेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अच्छा निकालेंगे कि भैया डी बी बाई डी एस। ओनेशन डी एस एस में भी आया है कि जो ये है सेरेट फाइनाइट फार्मूला है ना, उसकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन क्या होती है। मैट्रिक्स फॉर्मेशन सबसे पहले तो टेंजेंट का डेरिवेटिव, नॉर्मल का डेरिवेटिव बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव, ठीक है। इस साइड भी लिख देना टी एन बी, कोई दिक्कत नहीं है, टन बी। मेरे को क्या करना है, ये एंटी सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, मैं तुमको दिख रहा है के स्क्वायर और प्लस मेरा टॉक स्क्वायर, मतलब टॉर्शन स्क्वायर बनता है। तो देख लो, एक साइड के आएगा, एक साइड माइनस के, एक साइड टॉर्शन, एक साइड माइनस टॉर्शन, बीच में डायगोनल 0 एंट्रीज। तो दैट इज़ द मैट्रिक्स फॉर्म होता इस इक्वेशन का, मैट्रिक्स फॉर्म है। इसको लिख सकते हैं टी डैश इक्वल टू कप्पा एन, ठीक है। बी डैश इक्वल टू टॉर्शन एन विद माइनस, एंड नॉर्मल इक्वल टू टॉर्शन बी माइनस कप्पा टी। ये तो तुमने सिंपल पढ़े थे ऐसा इंट्रोडक्टरी, ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है कि जो कर्वेचर और टॉर्शन होता है किसी भी कर्व का, वो हम कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला रटो, कप्पा है हमारा, कप्पा, कप्पा क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट निकलेगी कैसे, टेंजेंट निकलती है सबसे पहले आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, मतलब टेंजेंट में जो चेंज है और कर्व में जो चेंज है, दोनों क्रॉस डिवाइडेड बाय टेंजेंट में जितना भी चेंज आ रहा है उसका क्यूब, ओके। ये मेरे क्या निकल गई, कप्पा। कप्पा क्या है, चेंज इन टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू कर्व, ओके, ठीक है। अब मेरे को निकालना है टॉर्शन। टॉर्शन क्या है, चेंज इन बाइनॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू कर्व। तो हाउ टू फाइंड दैट, कुछ नहीं है, प्लेन के क्वेश्चन निकाल लेना, आर सिंगल डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट, ठीक है। अपॉन में आर डॉट का हमेशा क्रॉस आर डबल डॉट के साथ ही करते हैं, इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये आर डॉट की जगह एस डॉट क्यूब भी लिख सकते हैं आसानी से। ये देखो कप्पा बराबर क्या है, एक बिंदी क्रॉस किया, 2 बिंदी लगाई, नीचे एक बिंदी का क्यूब। जब टॉर्शन निकाल रहे हैं, एक बिंदी लगाई, 2 बिंदी लगाई, काम नहीं चला, 3 बिंदी लगा दी, नीचे क्या किया है, एक बिंदी क्रॉस 2 बिंदी का स्क्वायर। भाई तुम अगर डायरेक्शन कॉजेंस चाहते हो प्रिंसिपल नॉर्मल की, ठीक है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, ये होती है बाई जेड, दूसरे में क्या आएगा जेड एक्स, तीसरे में क्या आएगा एक्स एंड वाई, और बाकी जो रिवर्स में डबल डैश लगा के चलना, ठीक है। ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है कि नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन दैट कर्व शुड बी अ प्लेन कर्व, तीनों का ट्रिपल डॉट इक्वल टू क्या हो जाए 0, ट्रिपल बिंदी इक्वल टू 0, बिंदी भी नहीं है यहाँ पे, ट्रिपल डैश है, ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, तो अपन बिंदी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भी प्लेन कर्व क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ये अच्छा है कि प्रिंसिपल नॉर्मल
ऑफ द कॉन्जुगेटिव पॉइंट्स ऑफ अ कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, जब तक कि उनका टॉर्शन ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो प्रिंसिपल नॉर्मल्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते जब तक टॉर्शन ज़ीरो ना हो। तो टेंजेंट एंड द बाई नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कर्व मेक, कर्व से टेंजेंट थीटा एंगल बना रही है, बाई नॉर्मल बना रही है फाई एंगल। तो द डायरेक्शन, तो एक रेशो होता है इनके बीच में, वो रेशो क्या होता है कि कप्पा माइनस टॉर्क माइनस का इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। थीटा मतलब कि जो टेंजेंट कर्व से एंगल बना रही है, साइन फाई जो बाई नॉर्मल एंगल बना रही है ना, टॉर्शन का संबंध बाई नॉर्मल से। तो साइन थीटा डी थीटा अपन साइन फाई अपन डी फाई इक्वल टू माइनस कप्पा अपन टॉर्क। बताने पर ढंग से देख लो। इफ़ nth डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू s इज़ गिवन बाय कि आर एन बराबर क्या हो गया, ए एन टी प्लस बी एन टी प्लस सी एन बी, ये रखा है। ये मेरे को क्या करना है, ए एन प्लस वन कप्पा माइनस कप्पा के फॉर्मेट में है, बी एन प्लस वन माइनस टॉक के रिस्पेक्ट में है, और जो सी एन प्लस वन प्लस टॉक के रिस्पेक्ट में है। और हम एक डायवर्स वेक्टर बोलते हैं। डायवर्स वेक्टर क्या चीज़ है कि जैसे मैं निकाल रही हूँ मेरा टी डैश मतलब क्या है, टेंजेंट, मुझे चेंज आ रहा है, बेसिकली कप्पा है ये। तो कप्पा बराबर क्या हो गया आपका, मतलब कि अगर उस टेंजेंट को मैं उस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को वो मिल जाएगा कि उसमें जो भी चेंज आ रहा है। और वो एक ऐसा वेक्टर है कि अगर उसको नॉर्मल से उसका क्रॉस करवाया जाए तो नॉर्मल में जो चेंज आ रहा है वो मिल जाएगा। और वो एक ऐसा वेक्टर है जिसको बाई नॉर्मल से क्रॉस करवाया जाए तो बाई नॉर्मल में जो चेंज आ रहा है वो मिल जाएगा। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, डायवर्स वेक्टर, ठीक है। ये इफ़ द टेंजेंट ऑफ अ कर्व मेक अ कांस्टेंट एंगल बना रहा है अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा एंगल बना रहा है, तो एक इक्वेशन होती है। ये सिग्मा क्या चीज़ है, सिग्मा है मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई नॉर्मल की जो कर्वेचर है वो ये है सिग्मा, इक्वल्स टू रो क्या चीज़ है, रो मेरी टेंजेंट की कर्वेचर है, मतलब कि बाई नॉर्मल की कर्वेचर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ और टेंजेंट मल्टीप्लाई विद टेन अल्फा। तो एक इक्वेशन जो याद रखना है कि सिग्मा इक्वल टू प्लस माइनस रो टेन अल्फा, ओके। टेंजेंट के साथ टेन अल्फा है और बाई नॉर्मल की रेडियस ऑफ कर्वेचर साइड में लिखी हुई है, ओके। इक्वेशन से ध्यान रख लो, ये यूजुअल नोटेशंस के साथ है, जैसे टी डैश, टी डबल डैश और टी ट्रिपल डैश है। तो ये आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश और आर फोर डैश के बराबर कब हो जाएंगे, मतलब टेंजेंट का जब हम ट्रिपल डैश निकाल रहे हैं तो वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में फोर्थ डैश बन जाता है। कब बनेगा, इसका मतलब है कप्पा क्यूब, क्योंकि टेंजेंट क्यूब आ रही है इस वजह से कप्पा क्यूब। कप्पा एक बार कप्पा सिंपल लिखना, एक बार कप्पा का डैश लिखना, और जब कप्पा आया है तो कप्पा के साथ टॉर्शन का डैश और कप्पा डैश के साथ टॉर्शन, ठीक है। तब हम ऐसा लिख सकते हैं कि टेंजेंट का ट्रिपल डेरिवेटिव आर मतलब पोजीशन वेक्टर का फोर्थ डेरिवेटिव के बराबर है ना। कप्पा क्यूब से शुरू होती है कहानी। और कप्पा अगर 5 से करनी है तो 5 से कर लो, पर उसका डेरिवेटिव आपको टॉर्शन अपॉन कप्पा करना पड़ेगा, टॉर्शन अपॉन कप्पा, ओके। और जब बाई नॉर्मल का ट्रिपल डैश निकाल रहे हो तो टॉर्शन आगे आएगा, टॉर्शन क्यूब कर लो, ठीक है। फिर वही है, एक बार टॉर्शन सिंपल लिख दो, एक बार टॉर्शन का डैश लिख दो, जिसका क्यूब करना हो एक बार सिंपल एक बार डैश में, और फिर जो अपोजिट है वो अपोजिट लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे टॉर्शन 5 लिख देंगे, जो आगे लिख रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। टॉर्शन के इसमें करें तो यहाँ पे करें डी बाई डी एस के बाय टॉक, इसको रिवर्स में भी ध्यान रखना। जैसे टॉर्शन बाहर है तो ये बाई नॉर्मल की बात करता है, के बाहर है तो ये किसकी बात करता है, टेंजेंट की, ठीक है। और टेंजेंट को यहाँ पे आर डबल डैश के फॉर्मेट में लिखेंगे फिर।